all. Finally, welcome to the last part of this chapter, जो कि part 3 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. प्रीवियस क्लास में हम देखे थे दैट RNAi टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है. इससे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में हम जो भी किए थे उसमें हम लोग वही सारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉलो किए जो हम प्रीवियस चैप्टर बायोटेक में पढ़ चुके थे. एक क्विक रिकॉल दे रही हूँ. हम लोग बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन 3 फील्ड्स में एप्लीकेशन देखे हैं: मेडिसिन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड एग्रीकल्चर फील्ड. मेडिसिन में हम 4 एग्जांपल्स देखे थे. इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कैसे हम बनाए, हम जीन थेरापी कैसे किए, हम वैक्सीन्स कैसे बनाए और हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनाई. दूसरा एप्लीकेशन था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. उसमें हम अर्ली डायग्नोसिस बेनिफिट देखे मॉडर्न टेक्निक्स में. मॉडर्न मेनली 3 टेक्निक्स थी: PCR, अलाइजा एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. तीसरी फील्ड थी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल फील्ड में हमने कैसे क्रॉप्स को, कैसे प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, उन्हें हमने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. उसी के जैसे हम आगे जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स पढ़ेंगे एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स पढ़ेंगे. इन सारों को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, RNAi टेक्निक. सबसे पहले इसका मतलब समझ लो. RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफियरेंस. दिस I स्टैंड्स फॉर इंटरफियरेंस. सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगी शॉर्ट में व्हाट इज एग्जैक्टली RNAi. इवन NCERT इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली अबाउट RNAi. फाइन. अब RNAi की स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है दैट एक निमैटोड होता है. निमैटोड इज एस्केलमेंथिस. उस निमैटोड का नाम है मेलॉइडीनी इनकॉग्निटा. मेलॉइडीनी इनकॉग्निटा. ये मेलॉइडीनी इनकॉग्निटा जो है वो इन्फेक्ट करता है टबैको प्लांट्स को एंड टबैको प्लांट्स के अंदर हो जाता है रूट नॉट डिजीज. अब ये रूट नॉट डिजीज जो हो जाएगा, इससे टबैको के रूट्स में नॉट्स बन जाएंगे, गांठी बन जाएंगी, जिससे उसकी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या सॉइल से सारी चीज़ें जो लेनी है वो कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे टबैको प्लांट की ईल्ड बहुत कम होती गई एंड बहुत नुकसान होते गया. सो साइंटिस्ट लोगों ने एक टेक्निक सोची, RNAi टेक्निक जिसको कहा जाता है. अब एग्जैक्टली इस टेक्निक में होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. मैं यहाँ एक टबैको प्लांट सेल बना रही हूँ विच इज अ यूकैरियोटिक सेल. राइट, दिस इज अ प्लांट सेल. नाउ व्हाट वी विल डू इज हम लोग इस नेमाटोड का DNA इंसर्ट करेंगे. सो साइंटिस्ट लोग DNA इंसर्ट करेंगे. जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड DNA इंसर्ट हो गया, अब हम लोग ये DNA इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि वो जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब सेंस mRNA बनाएगा, साथ में एंटी सेंस mRNA भी बना लेगा. सो वी विल इंट्रोड्यूस DNA बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का TI प्लाज्मिड एज अ वेक्टर हम यूज करेंगे. और डिजायर्ड DNA इज आवर नेमाटोड्स दैट स्पेसिफिक DNA. पर हम लोग ने इस DNA को इस तरह से डिजाइन किया है दैट इट विल प्रोड्यूस सेंस RNA एज वेल एज एंटी सेंस RNA. सिंस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे से, तो दोनों तो अटैच हो जाएंगे. ये हमारा DNA था, ये डबल स्ट्रैंडेड mRNA बन चुका है. अब प्लांट सेल जो है वो तो यूकैरियोटिक सेल है, और कोई भी यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इस गलती को सुधारते हैं या इस गलती को खत्म कर देते हैं, और ये स्पेसिफिक एंजाइम को हम डाइसर कहते हैं. सो व्हाट डू डाइसर डू? डाइसर इस गलती को, mRNA शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड, तभी तो जाके उस पर राइबोसोम जुड़ेगा, एंड राइबोसोम जुड़ेगा तभी तो जाके ट्रांसलेशन होगा. डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना वो कोई काम का नहीं है. डाइसर जो है उसको डाइस कर देगा, तोड़ देगा. सो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा उसको. छोटे छोटे टुकड़े टूट गए. अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम नाम देते हैं siRNA. S stands for small, I stands for interfering RNA. स्मॉल से इंटरफियरिंग RNA है. अब इन स्मॉल इंटरफियरिंग RNA को भी कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं. लेट्स से मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, 3 4 5 का ग्रुप होता है एंजाइम्स का. इस तरह से वो जुड़ जाते हैं ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, एंड ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स फिर करते क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड siRNA को बना देंगे इनटू
सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA, और इसे हम कहते हैं रिस्क, RISE. दैट RISE इज RNA इंटरफियरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. दैट्स इट. हम बस यहां तक काम करेंगे. सो व्हाट डिड वी डू? हमने जो एक्चुअली टबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसी का वो स्पेसिफिक जीन लिया और उसको टबैको प्लांट में इंसर्ट कर दिया. किस तरह से इंसर्ट किया कि वो सेंस एमआरएनए भी बनाएगा, एंटी सेंस एमआरएनए भी बनाएगा. सिंस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे से तो दोनों बाइंड कर जाएंगे. बट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखा तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते जो उसको डाइस कर देंगे. डाइसर आके डाइस करके siRNA बनाएगा. siRNA को कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जुड़ के उसको एक्टिव रिस्क में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ इमेजिन जब एक्चुअली ओरिजिनली ये निमैटोड रियल में इन्फेक्ट करेगा. जब इसने इन्फेक्ट किया तो इसके अंदर भी तो डीएनए जाएगा. ये डीएनए हमने इंसर्ट किया था. ये डीएनए नेचुरली इन्फेक्ट हुआ है. ये डीएनए स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा. पर इसका एमआरएनए तो नॉर्मली बनेगा ना, सिंगल स्ट्रैंडेड ही बनेगा. अब जैसे ही एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाएगा, अमाइनो एसिड की ऐसी चेन लग जाएंगी और ये प्रोटीन टॉक्सिक इन नेचर होता है. तो हमने क्या करना है? हमने इस एमआरएनए को ही साइलेंस करना है. सो गुड पार्ट इज हमने क्या किया था? हमने यहाँ एक्टिव रिस्क बना के रखे थे ये वाले. अब ये एक्टिव रिस्क में ये जो स्ट्रैंड है गाइस, ये जो स्ट्रैंड है ये वाला, ये एमआरएनए का ही स्ट्रैंड है जो उसी नेमाटोड का था. सो डोंट यू थिंक सो इसी स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहां पे भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? लेट्स से ये वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहां है तो वो यहां आके जुड़ जाएगा. ये वाले इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेट्स से यहां है तो वो यहां आके जुड़ जाएगा. इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लेट्स से यहां है तो वो यहां आके जुड़ जाएगा. इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स रिस्क के एक्चुअल नेमाटोड के इन्फेक्शन के एमआरएनए को जुड़ जाएंगे और इस एमआरएनए को साइलेंस कर देंगे. जैसे ही एमआरएनए साइलेंस हो गया, ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो टॉक्सिसिटी भी नहीं हो पाएगा. प्लांट सेल एकदम से सेफ रह जाएगा. सो टोबैको प्लांट की यील्ड अगेन बढ़ती जाएगी. आई होप ये आपको समझ में आया अच्छे से. नहीं समझ में आए, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, दोबारा ये वापस सुनो वीडियो एंड देन गो बैक टू द एनसीईआरटी पैराग्राफ एंड कंपेयर करो मैं क्या बोल रही हूँ और एनसीईआरटी में क्या लिखा है. ठीक है, अगेन इसको वापस एक बार चाहो तो देख लो, देन मूव अहेड. सो यही मैं समझा रही थी. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाता है तो ये डाइसर नाम का एंजाइम इसको तोड़ देगा. ये जो टूटे हुए बने उसको हम siRNA कहे. इन siRNA को ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जुड़ चुके हैं जो उसको डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कर देगा. इसे हम कहते हैं रिस्क, जो यहां लिखा है, राइट, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. और ये रिस्क क्या होगा? तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये एक्चुअल इन्फेक्शन है, एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड. तो ये जैसे ही एमआरएनए आया, ये रिस्क आके जुड़ जाएगा, उस टारगेट एमआरएनए को तोड़ देगा, साइलेंस कर देगा. सो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बना तो टॉक्सिसिटी भी नहीं फैलेगी, टबैको की यील्ड नॉर्मल रहेगी. सो आई होप दिस इज क्लियर. अगेन ये सेम ही चीज है. नेमाटोड मेलैग्जिन इनकॉग्निटा जो पैरासाइट है प्लांट का, इन्फेक्ट करता है टबैको रूट प्लांट्स को, जिससे टबैको की यील्ड डिक्रीज हो रही थी. नेमाटोड की जीन जो रिस्पॉन्सिबल है पैरासिटिज्म के, वो डीएसआरएनए बनाता है जो कि हम इंसर्ट करते हैं टबैको प्लांट के अंदर. इसी टेक्निक से, आरएनएआई टेक्निक की मदद से ही फ्लेवर्ड सेवर टमेटो भी बनाया गया था. और ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है बेटा जो अवेलेबल मिला है हमें मार्केट में. फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट इज फ्लेवर्ड सेवर टमेटो. अब इसका मतलब भी समझ लो ये कैसे बनाया गया. सो वी ऑल नो दैट पहले इस तरह से छोटा सा कच्चा सा ग्रीन सा टमेटो होता है. लेट्स से ये टमेटो है. अब इस टमेटो में राइपनिंग प्रोसेस होती है और ये टमेटो बन जाता है मस्त बड़ा सा रेड कलर सा, राइट. बट ओवर राइपनिंग की वजह से वापस छोटा एंड उसकी रिंकल्ड सी स्किन हो जाती है, राइट. सो हम क्या चाहते हैं? टमेटो इसी स्टेज में रहे, बिकॉज इस स्टेज में अगर टमेटो रहेगा तो उसकी साइज भी बड़ी है, उसकी स्किन भी टाइट है, उसका फ्लेवर जो सेवरी फ्लेवर है, सार सा फ्लेवर है, वो भी मेंटेन्ड है एंड कस्टमर्स या क्लाइंट्स तक पहुंचते पहुंचते टाइम भी वो वैसा का वैसा अच्छे से रह रहा है.
सो व्हाट डिड वी डू? वैसे तो राइपनिंग के लिए मल्टीपल चीजें रिस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, देर आर सम फैक्टर्स ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, बट वन ऑफ द फैक्टर इज जीन्स ऑल्सो। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस को फास्टर करते हैं। तो व्हाट विल डू, विल टेक दैट जीन, लेट्स से वो जीन एक्स है, जीन एक्स responsible for formation of a protein and that protein is responsible for ripening. तो let's say जीन X से ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा mRNA और ट्रांसलेशन से बनेगा प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग। तो हम क्या चाहेंगे बताओ बेटा आप लोग ही, RNAi टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं? हम इस mRNA को साइलेंस कर देंगे। कैसे साइलेंस कर देंगे? जब हम लोग पहले ही इस जीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, और मॉडिफिकेशंस क्या करेंगे? सो दैट वो mRNA जब बनाएगा, लेट्स से मैं यहां अब लिख रही हूं ये जीन एक्स, mRNA जब बनाएगा वो डबल स्ट्रैंडेड mRNA बनेगा, सेंस एज वेल एज एंटी सेंस। डबल स्ट्रैंडेड है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ा, इससे आगे यू ऑल नो द स्टोरी, डाइसर आएगा, डाइस कर देगा, siRNA बनाएगा, siRNA को कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जोड़ के रिस्क बना लेगा, एंड रिस्क जो होंगे वो इस जीन से फर्दर जो भी mRNA बनेगा उसको जाके वो एक्टिव रिस्क जुड़ जाएंगे। एंड एक्टिव रिस्क जैसे ही जुड़े उससे क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब कुछ, फाइन, तो आपको याद हो जाएगा। डाइसर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। सो ये बन गए हमारे siRNA। siRNA को जुड़े एक्टिव रिस्क, सो सम ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ऐसे ऐसे दिखा रही हूं मैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड कर देंगे उसको, और ये बन गए हमारे रिस्क। आप ये रिस्क जाके क्या करेंगे? इस mRNA को साइलेंस कर देंगे। mRNA जैसे ही साइलेंस हो गया, ये प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो राइपनिंग डिले हो जाएगी, और जैसे ही राइपनिंग डिले होगी वैसे इस फॉर्म में टोमेटो ज्यादा टाइम तक रह पाएगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव शोन हियर ऑल्सो। ये रही ट्रांसजेनिक टोमेटो। कैसे ट्रांसजेनिक? उसमें हमने ऐसा इंसर्ट किया है जीन जो 2 प्रकार के RNA बना सकता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाएगा, तो PG नाम का प्रोटीन नहीं बनेगा। यहाँ क्रॉस देख रहे हो, नहीं बनेगा। तो टोमेटो इसी तरह से होगा, अबाउट 3 वीक्स तक कोई रोटिन नहीं होगा, अच्छे से बना रहेगा, उसी शेप में, उसी फ्लेवर में, उसी सेवरी टेस्ट में। सो हमने अब तक जो भी GMPs देखे उसका एक क्विक रिविजन है यहाँ पे। हमने BT कॉटन देखा जो रेजिस्टेंट होता है, बॉलवॉर्म, पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड मोर यील्ड देता है। हम गोल्डन राइस देख चुके जो विटामिन A रिच एंड आयरन रिच होता है। हम पोटैटोज देख चुके जो प्रोटीन रिच है। हम ब्रेसिकन अप्यूज प्लांट में से हिरुडिन बनाए जो स्टोर था उसके सीड्स में, एंड हिरुडिन इज नेचुरल एंटीकोआगुलेंट फाउंड इन लिचेस। फ्लेवर सेवर टमेटो हम देखे जिससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा, राइपनिंग डिले हुआ एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ऐड हुई। हमने कॉर्न एंड ब्रिंजल बनाए, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट थे। हम बीटी मेज, बीटी सोयाबीन भी बनाए जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट थे। हम बीटी टोबैको, सॉरी नॉट बीटी, हम टोबैको प्लांट को भी ट्रांसजेनिक बनाए जो जिसको पेस्ट रेजिस्टेंट किया, एंड द पेस्ट वाज मेलाग्डिन इनकॉग्निटा बाय द हेल्प ऑफ RNAi टेक्निक। इवन हम लोग ये फ्लेवर सेवर टोमेटो भी RNAi टेक्निक से ही इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ विल मूव टू जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। I would request everyone to take screenshot of this particular thing क्योंकि हम ये डिटेल में नहीं पढ़ते, our NCERT do not talk about it। फिर भी हम एक गो थ्रू कर लेंगे, सो इसका अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हमने E. coli में मॉडिफिकेशन की है ऑलरेडी। हम लोग मेडिसिन फील्ड में देखे थे, इंसुलिन बनाने के लिए हम लोग ने इंसुलिन जीन ह्यूमन का होस्ट में डाला था, बट होस्ट वॉज E. coli। तो E. coli को हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, वैसे ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, FSH, एरिथ्रोपोएटिन, ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग ने E. coli के अंदर से बनाई। हम बैसिलस थ्रूएनजिएंसिस को भी ट्रांसजेनिक किए, उसी की मदद से BT टॉक्सिन बनाया जो हाईली पोटेंट, सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए यूज किए। राइजोबियस मेलिलोटस इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन की मदद के लिए हम लोग इस्तेमाल किए। सुडोमोनास फ्लोरोसेंस फ्रॉस्ट डैमेज जो प्लांट्स को होता है वो प्रिवेंट करने में मदद किया। सुडोमोनास फुटिडा ऑयल स्पिल्स जो होता है कंटिन्यूसली रिवर्स में या बड़ी बड़ी शिप्स सी में,
तो उसके स्कैवेंजर के तौर पे हमने उसको यूज किया। ट्राइकोडर्मा जो एक फंगस है उसमें से हमने काइटिनेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया। ट्रामेटीज हमने उसको पेपर इंडस्ट्री में यूज किया टू डाइजेस्ट लिग्निन। ये सारे एग्जांपल्स थे जीएमएम के। नाउ विल मूव टू जीएमएज, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जिन्हें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कह सकते हैं। इनके पास मॉडिफाइड डीएनए है अलोंग विद अ फॉरेन डीएनए इंसर्ट। नाउ अंडरस्टैंड एडवांटेजेस क्या है जीएमए के। हाउ आर जीएमएज यूजफुल? सो नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए यूजफुल है। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से हमारा डीएनए एंड माइस का डीएनए जो सिमिलर है, वो सिमिलर पार्ट हमने ऑब्जर्व किया एंड हमने देखा माइस के अंदर भी एक ए जीन था, बी जीन था एंड देन सी जीन था, जो कि हमारे अंदर भी सेम था। बट हम हमारे अंदर तो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, हम माइस के अंदर ये चीज चेक करेंगे। हम माइस के अंदर क्या किए, हमने ए जीन को डिलीट कर दिया, जिसको हम नॉक डाउन या नॉक आउट भी कहते हैं। ए जीन को जैसे ही डिलीट किया, विच मीन्स वो माइस क्या बन गया, ट्रांसजेनिक बन गया, क्योंकि उसके जीन्स के साथ मॉडिफिकेशन हुआ है। एंड देन वी ऑब्जर्व दैट माइस कन्वर्टेड इनटू अल्बाइनो। लेट्स से अल्बाइनो मतलब कोई पिगमेंटेशन ही नहीं है। सो इससे हमें क्या पता चला, ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन, जो कि उसका नॉर्मल फंक्शन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने अगर बी जीन माइनस किया है या बी जीन को नॉकडाउन या नॉकआउट किया है, तो वी अंडरस्टूड दैट लेट्स से माइस जो है वो ब्लाइंड हो गया, विच मीन्स ये शायद रिस्पॉन्सिबल था आई प्रोटीन्स के लिए, रोडोप्सिन एडोप्सिन जो प्रोटीन्स होते उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। सो इस तरह से हमें नॉर्मल फंक्शंस ऑफ जीन्स पता लगने लग गए। बट उसके लिए हमको ये एक्सपेरिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पे करने लग पड़े एंड उनको ट्रांसजेनिक बनाना पड़ा डिजीज स्टडी करने के लिए। सो वी क्रिएटेड सुपर माउस। सुपर माउस मतलब माउस को डेलिबरेटली कोई डिजीज से सफ़र करवाया एंड स्टडी किया कि उसको क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। टू स्टडी ब्रेस्ट कैंसर मॉडल्स वर क्रिएटेड। वैक्सीन टेस्टिंग हम उन्हीं पे करते हैं। मंकीज एंड माइस आर यूज्ड फॉर पोलियो वैक्सीन्स। केमिकल टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एंड सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम सेंसिटिव बनाते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं। सो कोई ड्रग नया बना है, कोई मेडिसिन नई बनी है, तो उसको डेफिनेटली ह्यूमन ट्रायल से पहले एनिमल ट्रायल होते हैं एंड उनको पहले सेंसिटाइज किया जाता है उससे एंड देन ट्रायल किए जाते हैं। हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं उनमें से, जैसे प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम बनाए टू यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। ये ट्रांसजेनिक शिप ट्रेसी नाम की शिप थी, उसमें से हमने बनाया ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम रोजी था। इससे हमने अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाए जो 2.4 ग्राम पर लीटर जितना मिला हमें। हमने गोट्स में से सिल्क प्रोडक्शन जीन इंसर्ट किया था जिससे सिल्क भी मिला था हमें। ये हमको स्पाइडर में से जीन मिला था। हम और जीएमएस बहुत बनाए हैं, जैसे रैट, रैबिट, काउ, शिप, गोट, मंकीज, फिश, पिग्स एंड एक्सेट्रा मेनी। बट मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो माइस है। हमने माइस को सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक बनाया है। हमने फिश को भी ट्रांसजेनिक बनाया। आप देख सकते हो ये फिश से इतनी बड़ी फिश बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कॉमन कार्प साल्मन इंसर्ट करने से उनकी साइज ट्वाइस में कन्वर्ट हो गई। पिग्स को हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमने ट्रांसजेनिक बनाया, बट रिस्क ऑफ कोर्स रिजेक्शन का है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी एंडी था। ये देखो एंडी आपको नहीं लग रहा चमक रहा है ग्रीन कलर के? जस्ट बिकॉज उनके अंदर हमने इंसर्ट किया था ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन ऑफ कोर्स वो दिखेगा, सो वो दिख रहा था। और इस मंकी का नाम, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी का नाम हमने एंडी रखा था जस्ट बिकॉज आई स्टैंड्स फॉर इंसर्टेड एंड DNA को उल्टा पढ़ो तो इसको पढ़ो तो IDNA, इसको उल्टा पढ़ो AND एंड दिस I। इस तरह से एंडी नाम उसका रखा गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर GMA इज क्लोनिंग। क्लोनिंग को बेटा मैं सिंपली ये समझाती हूँ, क्लोनिंग का मतलब है जेरोक्स कॉपीज निकालो, बस जेरोक्स कॉपीज। क्लोनिंग इज जस्ट जेरोक्सिंग, निकालते रहो। सो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर जेनेटिक मेकअप, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। जीन को हम क्लोन कर सकते हैं PCR की मदद से। प्लांट को हम क्लोन करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड से। माइक्रोब का क्लोनिंग होता है और एनिमल का क्लोनिंग भी होता है।
माइक्रोब की क्लोनिंग के कुछ एडवांटेजेस है कि माइक्रोब का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इतना फास्टर है कि उसके क्लोन्स फटाफट बन जाते हैं और उनका रेयरिंग एंड क्लोनिंग सुपर इनएक्सपेंसिव है। ई कोलाई को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं लगता है, बस अगार मीडियम लगता है। सो वेरी इनएक्सपेंसिव इट इज। क्लोनिंग दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी एंड सेल्यूलर प्लूरीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है अ सेल हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस होल एंटायर ऑर्गेनिज्म, whereas pluripotency का मतलब है a cell has potential to produce multiple types of cells but not entire organism. For example, morula stage तक अगर cells blastomeres अलग अलग हो जाते हैं तो इससे भी इंडिविजुअल बनता है, इससे भी तो इंडिविजुअल बनता है ना, ट्विंस बनते हैं ना। सो ये सेल में भी पोटेंशियल था पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना, ये सेल में भी पोटेंशियल था पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना। पर अभी हमारे बोन मैरो सेल्स जो स्टेम सेल्स हैं ये आरबीसी बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी के कितने सारे प्रकार है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इतने सारे प्रकार के डब्ल्यूबीसीज बनाएंगे। सो बेटा बेसिकली ये सेल के पास कैपेसिटी है बहुत सारे सेल्स बनाने की, पर क्या ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा? नो। सो दिस सेल्स विल बी कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंट, वेयरएज दो सेल्स जाइगोट एंड देन मोरुला स्टेज तक के सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं। अब एनिमल क्लोनिंग जो है, फर्स्ट मैमेलियन क्लोन जो है वो पिग था, वाइल्ड बोर पिग था, जिसका नाम फ्रॉस्टी रखा गया था। इयान विल्मंट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। बट इसको सक्सेसफुल क्लोन नहीं कहा जाता बिकॉज उसका जन्म के दौर पे ही उसकी डेथ हो गई थी। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्लोन हम किसको कहते हैं? आई एम श्योर ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट फर्स्ट सक्सेसफुल मेमेलियन क्लोन, नॉट ट्रांसजेनिक, आई एम सॉरी, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन मेमेलियन क्लोन वाज डॉली द शिप। सेम इयान विल्मंट ने ही बनाया था, एटाल का मतलब है उनकी टीम पूरी। रोजलिन फ्रैंकलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्कॉटलैंड में है, और डॉली द शिप ये 5 जुलाई 1996 में पैदा हुई थी एंड उसकी डेथ 14 फेब 2003, मतलब अप्रॉक्स 6 साल तक वो जी बिकॉज ऑफ लंग डिजीज एंड आर्थराइटिस, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, नॉट बिकॉज शी वॉज क्लोन। सो शी वॉज अ सक्सेसफुल क्लोन। उसके बाद पॉली एंड मॉली भी बनाए गए थे डॉली के बाद 1997 में, लेकिन ये ट्रांसजेनिक क्लोन्स थे। क्लोन का मतलब क्या होता है? डॉली जिससे बनाई गई थी, लेट्स से उस डॉली की मदर, डॉली जिससे बनाई गई थी वो एग्जैक्ट थी, एग्जैक्ट कॉपी, नो चेंजेस, उसे हम कहते हैं क्लोन। बट इसी में से क्लोन बनाना, बट कुछ तो जीन्स अलग करना, या तो एक जीन्स हटा देना, एक जीन्स बढ़ा देना, या एक जीन इंटरचेंज करना, कुछ तो करना, कुछ तो जीन्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना, देन वी विल कॉल्ड इट एज ट्रांसजेनिक क्लोन। क्लोन मतलब कोई भी सोमैटिक सेल में से ऑर्गेनिज्म तैयार करना, ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक क्लोन। यहां पे दिया है पूरा का पूरा डॉली द शिप कैसे बनाई, देखो। तो यहां हमने, लेट्स से यहां मैं लिख दे रही हूं ईव ए और इसका नाम है ईव बी, ठीक है। ईव ए जो है, शिप सी है ये सारी, ईव ए जो है उसने हमें एग सेल लिया, हमने उसका अनफर्टिलाइज्ड ऑफ कोर्स। इस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था इसको हमने रिमूव कर दिया, इन्यूक्लिएशन कर दिया। ईव, ओ गॉड व्हाट्स दिस, ईव बी जो है उससे हमने मेमोरी सेल लिया जो कि एक सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल मतलब कोई भी बॉडी का सेल, उस सेल्स के न्यूक्लियस सेपरेट आउट किए जो कि ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होंगे, एंड यू ऑल नो दैट एक सेल का न्यूक्लियस तो हैप्लॉयड था जिसको हमने निकाल दिया। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस को हमने इलेक्ट्रिक फ्यूजन की मदद से एक सेल में इंसर्ट किया। तो अब इस एक सेल में 2n न्यूक्लियस आ चुका है, एंड एक सेल में 2n का मतलब होता है वो जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट से आगे फर्दर क्लीवेज होगा, क्लीवेज से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और इसको हमने एक ईव लेट्स से सी में डाल दिया, ईव सी जो कि सरोगेट मदर थी। और सरोगेट मदर में जैसे ही डाला, सरोगेट मदर ने कुछ टाइम के बाद इस बच्ची को पैदा किया जिसका नाम डॉली था। सो नाउ डॉली इज एग्जैक्ट क्लोन किसका है? जिसका न्यूक्लियस यूज हुआ है, दैट इज ऑफ ईव बी। ईव ए का तो बस एग था जिसमें साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस हैज जीन्स एंड जीन्स डिटरमाइन ऑल द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डॉली इज the clone of Eve B.
नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज आप मेमोरी सेल की जगह कोई भी सोमैटिक सेल, बॉडी का कोई भी सोमैटिक सेल ले सकते हो एज डोनर ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज उसके पास हमेशा 2n होगा. बट एज होस्ट सेल अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ही हमेशा होस्ट होगा. रीजन, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ओनली हैज कैपेसिटी ऑफ क्लीवेज. जब उसके अंदर 2n न्यूक्लियस आ जाता है तब भी क्लीवेज हो सकता है. एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म वी नीड क्लीवेज. क्लीवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. नेक्स्ट, फर्स्ट एम्फीबियन क्लोन टोड जीनोपस लेविस बनाया गया था. गर्डन एटाल जर्मनी में बनाया गया था. होस्ट सेल हमेशा याद रख लो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल होगा. डोनर सेल कोई भी सोमैटिक सेल हो सकता है. इस केस में इंटरस्टिशियल सेल यूज किया गया है. सरोगेट मदर इस केस में रिक्वायर्ड नहीं थी बिकॉज इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. इवन डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, हेंस सरोगेट मदर वाज नॉट रिक्वायर्ड. एग सेल लिया, न्यूक्लियस हटा दिया. सोमैटिक सेल लिया, न्यूक्लियस लिया, इलेक्ट्रिक फ्यूजन से फ्यूज किया. अब इससे बन गया है 2n एग जो कि जाइगोट होता है. जाइगोट से फर्दर उससे क्लीवेज फर्दर होके एम्ब्रायो तैयार हो जाएगा. एम्ब्रायो से लार्वा बनेगा. एंड ये हमेशा याद रख लो जिसका न्यूक्लियस होता है उसी का क्लोन होता है. सो दिस इज क्लोन ऑफ फ्रॉग बी, नॉट ऑफ फ्रॉग ए. नेक्स्ट हमने एशियन गौर का भी क्लोन किया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सटेंशन. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है. रीजन इज, ये डायग्राम आप बाद में डिटेल में देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं यहाँ साइड में एक सिंपल वे में समझा रही हूँ. एशियन गौर जो है वो वाइल्ड काउ होती है और उसका एक्सटेंशन होने वाला था क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी थी. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, नॉर्मल डोमेस्टिक काउ लिया एंड एशियन गौर लिया. एशियन गौर का कोई तो सोमैटिक सेल लिया जिसके अंदर 2n न्यूक्लियस था. एंड इस काउ का अनफर्टिलाइज्ड एग लिया जिसके अंदर n था. राइट, अब इसके अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया और इसका बस न्यूक्लियस इसके अंदर इंजेक्ट किया. तो अब ये बन गया 2n एग सेल. एंड 2n एग सेल इज ऑलवेज अ जाइगोट. अब ये जाइगोट क्या होगा, क्लीवेज करेगा और इसको हमने डाल दिया वापस इस काउ में. सो सरोगेट मदर काउ ही हुई. काउ ने 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद जो पैदा किया वो बच्चा एशियन गौर का था, जस्ट बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो एशियन गौर का लिया गया था. सो ये रिवॉल्यूशन था इस फील्ड में कि आपने एशियन गौर के एक्सटिंक्शन को भी बचा दिया है, प्लस एक अलग स्पीशीज ने अलग स्पीशीज के बच्चे को जन्म दिया. ये तौर पे भी एक रिवॉल्यूशन था. सो विद दिस वी आर डन विथ cloning part and next part. So the next topic is DNA fingerprinting. यहाँ DNA fingerprinting को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे. एक हम सिनेरियो इमेजिन करेंगे दैट एक मर्डर सीन हुआ है और या मर्डर सीन के पास सब कुछ जो इंसान मर चुका है उसी की है, बस एक अलग से थोड़ा सा बाल मिल रहा है हमें. तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो बाल शायद दैट हेयर इज ऑफ मर्डरर. सो हम क्या करेंगे, उस हेयर को सबसे पहले कलेक्ट कर लेंगे और उसमें से DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे. राइट, सो हमने क्या किया, हेयर लिया, उसमें से DNA एक्सट्रैक्ट किया. यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया ब्लड सैंपल लिया है और ब्लड सैंपल से DNA एक्सट्रैक्ट किया है, जबकि हमारे एनालॉजी या हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लेट्स से हेयर लिया था. DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद DNA को हमने कट किया बाय RE. इसके बाद हमने सारे DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू डिटेल्स इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. काइंडली गो थ्रू दैट चैप्टर एंड कम बैक डाउन ओवर हियर. अब हमने DNA को क्या किया है, जेल को ट्रांसफर किया है टू अ नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय टेक्निक जिसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझाया है. अब सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद हम डेफिनेट DNA प्रोब्स लगाते हैं जो कि स्पेसिफिक होंगे एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड कर लेंगे. एक्सेस DNA प्रोब्स जो होंगे उन्हें हम वॉशिंग कर देंगे. अब इस स्टेज पे रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो DNA पैटर्न पे बाइंड हो जाएगा मेम्ब्रेन के ऊपर. उसके ऊपर हम एक्सरे फिल्म लगाएंगे एंड एक्सरे फिल्म जो है वो रेडियो एक्टिव पैटर्न को डिटेक्ट करेगा. डिटेक्ट करने के बाद एक्सरे फिल्म डेवलप की जाएगी टू मेक इट विजिबल द पैटर्न ऑफ बैंड्स विच इज नोन एज DNA फिंगरप्रिंट. अब ये जो हमको मिला ये DNA फिंगरप्रिंट मिला किसका, इस हेयर के DNA का. अब हम क्या करेंगे, लेट्स से एक पर्सन है सस्पेक्ट पर्सन A, दूसरा है सस्पेक्ट पर्सन B. हम सेम प्रोसेस A का करेंगे, सेम प्रोसेस B का करेंगे एंड सेम प्रोसेस इस हेयर के DNA का भी किया था.
देन विल चेक इस हेयर के डीएनए का ये जो फिल्म है ये किसको मैच कर रहा है, सस्पेक्ट ए को मैच कर रहा है या बी को मैच कर रहा है, लेट्स से बी को मैच कर रहा है, देन बी इज द प्रोबेबल मर्डरर। इस तरह से हम लोग ये क्राइम सीन में भी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सदर्न ब्लॉटिंग क्या है। या तो यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग एंड नदर्न ब्लॉटिंग, ऐसे 3 नाम है। ऐसे याद रख लो, डीएनए को ट्रांसफर करना टू अ मोर स्टेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। अब इसको डायरेक्शंस के फॉर्म में हम लोग याद रख लेते हैं। हिंदी में हम लोग दक्षिण कहते हैं साउथ को, राइट। डी फॉर दक्षिण, डी फॉर डीएनए एंड दक्षिण मतलब साउथ, इसीलिए इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहेंगे। अब प्रोटीन जो है, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एंड जो बचा है हमारा जो कि है आरएनए रन करना, वो है हमारा नदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग। अब नदन में ये नॉर्म का आर आ जाता है और ये वाला हमारा आरएनए का आर है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं ये तीनों को। अब ये ब्लॉटिंग क्या है, ब्लॉटिंग क्यों था, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल में जब हमको डीएनए मिला, वो जेल ड्राई अप हो जाएगा कुछ टाइम में, एंड कुछ टाइम में ड्राई अप होने के बाद डीएनए विल ऑल्सो गेट ड्राई अप। सो हम क्या करते हैं, डीएनए को मोर स्टेबल मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देते हैं, और वो मोर स्टेबल मेम्ब्रेन इज blotting paper or maybe nitrocellulose membrane or any of the membrane which is more, generally nitrocellulose membrane use की जाती है because वो DNA को stabilize रख सकता है for longer period of time. So इस पे transfer कर देना, this is called as blotting. DNA को transfer करना is called as southern blotting, protein को transfer करना is western blotting, RNA को transfer करना is northern blotting. So what do we do, यहाँ पे same स्टेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये रन किया, प्रोब से अटैच किया, एक्सरे फिल्म आई, डेवलप की एक्सरे फिल्म को, एंड देन हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल को सदर्न ब्लॉटिंग, एक्चुअली दिस इज द सीक्वेंस यहाँ पे। सो आरी से कट करने के बाद फ्रेगमेंट्स जो बने उनको जेल पे रन करने के बाद तुरंत हम लोग ब्लॉटिंग कर देते हैं। सो ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, बफर ट्रे लेते हैं, नीचे स्पॉन्ज लेते हैं, हमारा जेल जिसके अंदर डीएनए है, देन एक मेम्ब्रेन एंड देन पेपर टॉवल्स रखते हैं, एंड देन एक वेट रख देते हैं, वजन। तो वजन वाली चीज इसके ऊपर रखेंगे तो डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मोर स्टेबल मेम्ब्रेन विच इज नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। तो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे फिर हम प्रोब रन करेंगे एंड सो ऑन, जो हम ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देख चुके हैं। नेक्स्ट देयर आर फ्यू टर्म्स गिवन इन एनसीईआरटी। अब ये टर्म्स क्या है, क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड। बायो एथिक्स, अब ये बेटा समझ लो एथिक क्या है। एथिक्स मतलब कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब बायो कैटेगरी में अगर ये रूल्स या मोरल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो देन इट इज कॉल्ड एज बायो एथिक्स। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू डील विद मैनिपुलेशंस इन ऑर्गेनिज्म, आप कितने हद तक कोई ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बना सकते हो, कितना मैनिपुलेट कर सकते हो, इसके कुछ सेट रूल्स है। इंडियन गवर्नमेंट के GEAC दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये हमें डिसीजन देती है ऑन कि आप आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड रिसर्च कितने सालों तक कर सकते हो, वैलिडिटी क्या होगी उसकी, एंड दूसरा कि आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया क्या वो सेफ है, क्या वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए सेफ होगा। तो ये सारे परमिशंस हमें GEAC से लेने होते हैं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज बायो पेटेंसी। आई एम श्योर पेटेंट, कॉपीराइट, ये शब्द सभी ने सुना होगा। कॉपीराइट लगा देना मतलब लेट्स से मैंने एक मूवी बनाई, कुछ कुछ होता है, एंड मैं चाहती हूँ कुछ कुछ होता है ये टाइटल और कोई ना ले, तो मैं इस टाइटल पे कॉपीराइट लगा दूंगी। सो कोई और अगर ये मूवी का नाम लेगा तो उसको मुझे कंपनसेट देना पड़ेगा कुछ तो, या मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा इनोवेटिव आइडिया था टू मेक दैट मूवीज नेम एज कुछ कुछ होता है। तो ऐसा बायो में पेटेंसी, तो जैसे फॉर एग्जांपल एल लिली कंपनी ने कितनी मेहनत करके इंसुलिन बनाया था, राइट। सो एल लिली कंपनी को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। व्हाट इफ पूरा वर्ल्ड उस टेक्निक से इंसुलिन बनाने लग जाए तो एल लिली कंपनी को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। सो ऐसे केसेस में हम कॉपीराइट लगाते हैं, बायो पेटेंसी लगाते हैं,
जिससे हमें हमेशा कंपनसेशन देना पड़ेगा एली लिली कंपनी को टू मेक इंसुलिन. A set of exclusive rights given to a company for a limited time period, let's say approx 20 years. And 20 years is also a long period. अब 20 years क्यों? So imagine करो बेटा, ग्राम स्टेनिंग जो एक्सपेरिमेंट है, अभी तो हम स्कूल्स में करवाते हैं ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जानने के लिए. इमेजिन करो अभी भी अगर उस पर बायोपेटेंसी होती तो हम अभी भी ग्राम नाम के साइंटिस्ट के पास जाते और उनकी परमिशन लेते, ग्राम भैया क्या हम ये कर पाएंगे, आपका एक्सपेरिमेंट करें, प्लीज़ कंपनसेशन ले लो. अभी तो ग्राम भी नहीं है, सो ये कैसे कर पाएंगे हम. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए, उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं रहता है. पेटेंट्स किन किन को दे सकते हैं? आपने कोई इन्वेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंशन में इनोवेशन लाया, या आपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कोई एडवांटेजेस लाए, या कॉन्सेप्ट या कोई डिज़ाइन आपने डिस्कवर किया. कंट्रोवर्सीज चल रही है बायोपेटेंसी के साथ. बासमती राइस जिसकी 27 वैरायटीज है टोटल, एक राइस टेक कंपनी जो यूएस की कंपनी है, 1997 में उन्होंने बायोपेटेंट लगा दिया था. बट ऑफकोर्स ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज बासमती राइस इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स अरोमा एंड लॉन्ग लेंथ ऑफ ग्रेन. एंड ये इंडियन लैंड पे सालों सालों से, पूर्वजों से ये उगता आ रहा है, बट अचानक से एक यूएस की कंपनी आके उस पर बायोपेटेंट लगा के जाती है. सो ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, हेंस ये कॉन्ट्रोवर्सीज में, बट गुड पार्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर टेकन बैक. इवन टर्मरिक हमारी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, रादर हमारे दादा नाना नानी दादी किसी को कोई भी चीज़ लगी तो हम हमेशा यही कहा जाता है कि वहाँ पे हल्दी लगा लो, या आपको फेस के रिलेटेड इश्यूज है हल्दी लगा लो, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, कफ है, हल्दी का दूध पी लो. एक्चुअली ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये दादा परदादाओं से हमें बस ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिलते जा रहा है. दे कीप ऑन टेलिंग अस, वी कीप ऑन फॉलोइंग. वैसे ही हम हमारे बच्चों को कहेंगे, हमारे बच्चे उनके बच्चे को कहेंगे, उनके बच्चे उनके बच्चे को कहेंगे, एंड सो ऑन. इसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो फॉलो होती जाती है, इनहेरिट होती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो टर्मरिक हैज़ बोन डीलिंग प्रॉपर्टी, वी ऑल नो दैट. बट अगेन ऑल ऑफ अ सडन एक यूएस कंपनी आ जाती है एंड वो फाइंड आउट करती है दैट टर्मरिक हैज़ करक्यूमिन विच हैज़ दैट पोटेंसी, एंड वो बायोपेटेंट लगा देते हैं उस पर, विच इज़ ऑफ कोर्स अ कंट्रोवर्शियल इशू. वैसे ही नीम एंटी फंगल प्रॉपर्टी है. अगर खुजली आ रही है स्किन पे, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, तो नीम के पत्ते लो, उसको गर्म उबालते हुए पानी में डालो और उस पानी से नहाओ. ये हम बचपन से जानते हैं, और ये हम बचपन से क्यों जानते हैं? बिकॉज अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट कम्स फ्रॉम आवर फैमिलीज. आवर फैमिलीज कीप ऑन टेलिंग दिस टू फॉलो. हेंस इंडियन पीपल नोज ऑल ऑफ दिस स्टफ. बट अगेन कंट्रोवर्शियल इशू है, बिकॉज इस पर भी बायोपेटेंसी लगा दी गई थी. बायोपायरेसी, पायरेटेड वर्जन्स, मतलब चुराए हुए वर्जन्स, चुरा लेना कुछ तो विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन. So it is use of bio knowledge or intellectual property or bio products by multinational companies without authorization from concerned nation, person or any compensation. जैसे यूएस कंपनी नीम रिलेटेड चीज़ें सारी लेके गई, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके गई, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी. बट बेस्ट एग्जाम्पल गिवन इज वेस्ट अफ्रीका का एक वाइल्ड प्लांट है, बेरी प्लांट, जिसका नाम है पेंटाडिप्लांड्रा ब्रेजियाना. ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ब्रेजीन. और द गुड पार्ट इज दैट ब्रेजीन इज अ प्रोटीन, बट मच गुड पार्ट, मच बेटर पार्ट इज कि ये प्रोटीन होते हुए उसके पास लो कैलोरीज है एंड इट इज़ 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर. अब सभी को शुगर बहुत पसंद होती है, आर टंग इज लाइक दैट ओनली, सभी को स्वीट खाना पसंद है. बट डाइट कॉन्शियस अगर हम देखें, डाइट कॉन्शियसली देखें तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, बिकॉज उसमें बहुत कैलोरीज है. सो सोचो ब्रेजीन तो कितना अच्छा है, कैलोरीज भी लो है, प्रोटीन भी है, अनस्वीट टेस्ट भी है, सब कुछ विन विन सिचुएशन मिल गई. बट ये अगेन चुरा लिया गया है फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, हेंस ये बायोपायरेसी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है. बायो वॉर और बायो टेररिज्म, यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड देयर टॉक्सिन्स एज वेपन्स, उसे हम बायो वॉर कहेंगे. और जो टेररिज्म फैलेगा उसे हम बायो टेररिज्म कहेंगे. एंड जो हम वेपन्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बायो वेपन्स कहते हैं. सो बैसिलस एंथ्रैक्स, अर्सीनिया पेस्टिस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलम, अल्फा वायरस जो कि ब्रेन वायरस है, ये सारे हम एज बायो वेपन्स यूज़ कर सकते हैं.
एडिबल वैक्सीन क्या होते हैं? तो आजकल जाके हमें 2 बूंद जिंदगी के पीने होते हैं, राइट, पोलियो वैक्सीन। वैसे इमेजिन करो हम जाएंगे और जाके बनाना खा के आ जाना है, हम जाएंगे और टमेटोज खा के आ जाना है। सो उनके अंदर वैक्सीन भरा हुआ होता है एंड वो जाके हमें खा के आ जाना है, दैट इज कॉल्ड एज एडिबल वैक्सीन। बायोफोर्टिफिकेशन टर्म का मतलब है मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे हम गोल्डन राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाए, उसमें बीटा कैरोटीन जीन इंसर्ट करके हमने विटामिन ए का प्रोडक्शन उसमें बढ़ा दिया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी सीन, बाप दादाओं से हमें जो नॉलेज मिलते आ रहा है सारी गुड प्रॉपर्टीज़ का, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। मोलिकुलर फार्मिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स फ्रॉम लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक कहेंगे। जैसे ई कोलाई हमें इंसुलिन बना के दे रहा है, ई कोलाई जिंदा है पर वो हमें इंसुलिन बना के दे रहा है। प्रोडक्शन ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। बायोफार्मास्यूटिकल मतलब वो मेडिकल ड्रग्स है जो प्रोड्यूस किए गए बाय यूजिंग बायोटेक, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सारे सिम्टम्स बताने के बाद डॉक्टर जो आइडेंटिफाई करेगा कि आपको ये पर्टिकुलर डिजीज़ हुआ है, उसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। पर बस डिजीज़ पहचानना ये तो डॉक्टर का काम नहीं है ना। उसके बाद डॉक्टर का काम क्या है? उसका प्रोग्रेस बताना कि इसके बाद आप ये दवाई लो, वो दवाई लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर भी नहीं हुए तो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर ब्लड टेस्ट के पास अगर हम WBC ज़्यादा है तो शायद ये आपको इशू है, इसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। सो डायग्नोसिस इज टू नो व्हाट द डिजीज इज and prognosis is to give the solution for progress of healing of the diseases. Next is RFLP, that is restriction fragments, जो generate होते हैं by different sizes, जो unique होते हैं individual के लिए। What is that? DNA isolate किया जाता है from any organism, उसके पास एक unique sequence होता है। अगर उसके पास बेटा unique sequence है तो it is quite obvious palindromic sequences भी तो unique होंगे, एंड वो यूनिक पैलिंड्रोमिक के लिए अलग अलग आरीज लगेंगे। सो आरी साइड्स वुड ऑल्सो वेरी, वो भी अलग होंगे। सो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू डाइजेशन विद आरी, फ्रैगमेंट्स जो बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे। यही जो फ्रैगमेंट्स है उन्हें हम RFLPs कहते हैं। दिस वेरिएशन इन साइज और द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेटेड फ्रैगमेंट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन अ गिवन स्पीशीज, इसी को हम RFLP कहेंगे। दैट इज रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग मॉर्फोलॉजी के फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। DNA लाइब्रेरी क्या है? जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, हम बुक्स स्टोर करके रखते हैं, वैसे DNA को भी हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पर सेल सिर्फ 2 कॉपीज होती है टारगेट जीन्स की, इसीलिए बहुत ही लिटल रहता है डिटेक्शन एंड यूज़ के लिए। तो हम क्या करते हैं, PCR से उसका क्वांटिटी बढ़ा के उसको DNA लाइब्रेरी में स्टोर कर देते हैं। अब ये लाइब्रेरी 2 प्रकार की है, जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में पूरा का पूरा जीनोम स्टोर करते हैं, तो कंपैरेटिवली ऑब्वियस है लार्जर लाइब्रेरी होगी, क्योंकि एंटायर जीनोम का मतलब है इंट्रॉन्स प्लस एक्सॉन्स। cDNA में हम क्या करते हैं, DNA से पहले ट्रांसक्रिप्शन से HNRNA बना देते हैं, HNRNA से स्प्लाइसिंग टेक्निक से mRNA बना देते हैं, और mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA बना देते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सो इसमें हमने क्या किया, स्प्लाइसिंग में ऑलरेडी इंट्रॉन्स हट चुके हैं, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, सो cDNA इज स्टोर्ड। सो अब इंट्रॉन्स ही नहीं है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस है, हेंस दिस लाइब्रेरी इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हम जैसे इंसुलिन बनाए वैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कैसे बनाए। सो हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का भी जीन लिया, दैट वाज आवर डिजायर्ड जीन। इसका हमने cDNA बनाया, इसको वेक्टर के साथ जोड़ा एंड इसको होस्ट ई कोलाई में डाला। अब जैसे ही होस्ट ई कोलाई में डाला, इसको बाद में हमने बायोरिएक्टर में डाला एंड बायोरिएक्टर से फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके वी कलेक्टेड आवर प्रोडक्ट, आइसोलेटेड एंड प्योरीफाइड आवर प्रोडक्ट विच वॉज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इस तरह से हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कलेक्ट किया, जैसे हम इंसुलिन बनाते गए। इट इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ये रेगुलेट किया जाता है बाय सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टैटिन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जो सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उसे हम सोमेटोक्राइनिन भी कहते हैं, एंड सोमेटोस्टैटिन इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन।
डेफिशिएंसी अगर सोमेटोट्रोपिन की हो जाए दैट लीड्स टू ड्वार्फिज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोपिट्यूटरिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब इंसान बौना रह जाता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है ग्रोथ करवाने के लिए। सो इस तरह से हम बायोटेक को यूज करते हैं इन सेवरल एप्लीकेटिव पार्ट्स, मेडिसिन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे सेफ्टी टेस्टिंग हो, चाहे बायो वॉर्स हो, चाहे बायो वेपन्स हो, बायो पायरेसी हो, चाहे मॉलिकुलर डायग्नोसिस हो एंड मेनी मोर। बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा है जो हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है। आई एम श्योर अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर चैप्टर। Take 5 minutes break and go through entire chapter again once more from NCERT and start solving questions on it. If you are able to solve all the questions, which means you have understood the chapter very carefully, very nicely. But अगर questions नहीं हो पा रहे आपसे, which means अभी भी conceptual issues है, do let me know अगर कोई conceptual issue रह जाता है, do let me know if you want any topic to be taught again. And I'm sure यहाँ तक आपका 12th में बायोटेक पूरा यूनिट जिसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस भी डन है एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से डन है विच होल्ड्स अ वेरी गुड वेटेज